जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जान ही रहे हैं, आपको मैं कल बताया था ना कि एकदम हम लोग एक यूपी टेट 2026 के लिए मैथ का बैच हम लोग स्टार्ट किए थे। उसमें पीछे के क्लास में मैंने आपको बताया था एक सिलेबस कि कैसे कैसे हम उसका प्लान क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, सब सारी चीज़ें हम पीछे क्लास में बता चुके हैं। एक फतह बैच, एक मैंने क्या मैथ का एक फतह बैच, हम लोगों को 30 में 30 नंबर लाना है। ठीक है, वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं रहेंगी। आप भी जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ऐसे पढ़ते जाइए। मेरी गारंटी है कि आप 100 में 100% क्वेश्चन आप हल कर सकेंगे आफ्टर 45 डेज। 45 दिन का एक टारगेट अपना है। ठीक है, तो बिना लॉन्ग लपेट के सीधे हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आज का है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में अच्छा, इसमें हम लोग क्या क्या डील करने वाले संख्या पद्धति में, दोनों का, प्राइमरी लेवल जूनियर लेवल दोनों का हम लोग इसमें हल करने वाले हैं। ठीक है, एक भी टॉपिक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर थ्योरी के बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसी क्वेश्चन में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। और आपको इस बात की तनिक भी चिंता नहीं रहनी चाहिए कि आपको मैथ नहीं आता है, एकदम हम जीरो से बताएंगे। ठीक है, जब भी आप मैथ पढ़ने जाइए तो कॉपी कलम आप उठा लीजिए। बिना कॉपी कलम के मैथ नहीं आएगा, तो कॉपी कलम उठा के शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है संख्या पद्धति। अब इसमें कई टॉपिक हैं। टॉपिक को मैं बता दूं तो संख्या है, अंक है, संख्या है, संख्या पद्धति है, ये थोड़ा सा बेसिक है। फिर भारतीय संख्या प्रणाली है, अंकों का जैसे जाति मान, विशुद्ध मान, स्थानीय मान, संख्याओं का वर्गीकरण है, जिसमें संख्याओं का वर्गीकरण नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और एक फ्लो चार्ट। इतना टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, और भी टॉपिक जैसे विभाज्यता का नियम भी इसी में है, अंकों से संबंधित चर्चा इसी में है संख्या पद्धति में। तो आज का टॉपिक हम लोग कहाँ तक चर्चा करें, संख्याओं के वर्गीकरण तक का। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या पद्धति का अर्थ हम लोग समझ लेते हैं। संख्या क्या होती है, पद्धति क्या होती है और संख्या पद्धति क्या होती है। तो उसको समझने से पहले अंक क्या होता है, डिजिट क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि डिजिट कुल कितने होते हैं। वीडियो पॉज करिए, सोचिएगा। डिजिट कुल 10 होते हैं, 0 से लेके 9 तक अंक। तो अंक किसे कहते हैं? तो जाहिर सी बात है, अंक एक सूचक है। अंक एक, यहाँ पे मैंने लिखा है, अंक एक प्रतीक है, सिंबल है, जो लिखने के काम आता है। तो यही मैंने परिभाषा लिखी है, अंक डिजिट, यह एक प्रतीक है या सिंबल है जो लिखने के काम आता है। 0 1 2 3 5 इतने अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, टोटल कुल 10 अंक। ठीक है, चूंकि हमारी जो गणितीय प्रणाली है वो दाशमिक पद्धति है, डेसिमल सिस्टम है, तो डेसिमल सिस्टम में 10 अंक चलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो लिखने के काम आता है, जो ये प्रतीक है, ये सब प्रतीक हैं। 0 1 2 3 4 ये सब प्रतीक हैं। ठीक है, इन्हीं को हम लोग अंक कहते हैं। जैसे भाषा में आप देखेंगे तो ABCD ये सब क्या है, प्रतीक है। इनको आप अंक समझिए। और जब ABCD को कोई चीज़ मिला देंगे, जैसे बॉय BOY मिला दिए तो एक शब्द बन गया। तो शब्द क्या है, संख्या है। अंकों से संख्या बनती है। ठीक है, तो अंक क्या हो गए, प्रतीक है, सिंबल है, जो लिखने का काम आता है। 10 अंक होते हैं। संख्या क्या है, नंबर। जैसे आपके पास कुछ सेब है, मान लीजिए आपके पास कुछ सेब है। अब मैंने कहा कि कुछ व्यक्तियों में उसको सेब को बांटने हैं। कुछ सेब है और उसको कुछ व्यक्तियों में बांटने हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो यही क्लियर करेंगे कि सेब कितना है। सबसे पहले तो यही क्लियर करेंगे कि सेब कितना है, उसकी मात्रा कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, और कितने लोग हैं। तो लोगों की क्वांटिटी ऑफ पीपुल वो कितनी है, तभी तो आप बांट पाएंगे।
तो संख्या का मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, गिनेंगे 1 2 3 4। तो यानी कि क्वांटिटी ही आपकी संख्या है, बस साफ सुथरी बात है, जानिए। ठीक है, क्वांटिटी ही संख्या, जैसे मैंने लिखा है संख्या, नंबर, यह एक मात्रा है, क्वांटिटी है, जो गिनने या मापने के काम आता है। तो गिन सकते हैं आप कितने सेब हैं और कितने आदमी हैं, इसमें से उसमें बांट देना है। जैसे मैंने लिखा 15 25 1005 आज। तो संख्या अनंत होती है, संख्या अनंत हो सकती है। आप बना लीजिए संख्या अंकों से ही। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ध्यान दीजिएगा, अंकों से ही संख्या बनती है। अंकों से देख लीजिए संख्या बनी है, 1 और 5 अंक से, 2 और 5 से, 1 0 5 से, क्या संख्या है। अंकों से ही संख्या बनती है, और संख्या अनंत बन सकती है, लेकिन अंक सीमित होते हैं, डिजिट सीमित होते हैं, 10 अंक। अंक केवल 10 ही होते हैं, लेकिन संख्या या नंबर अनंत हो सकते हैं। ठीक है, और उदाहरण के लिए जैसे ABCD की तुलना आप अंक से कर सकते हैं, और ABCD में 3 अक्षर उठा लीजिए, BOY, बॉय, बॉय की तुलना आप संख्या से कर सकते हैं, यानी अंकों से ही संख्या बनती है। तो अंतर क्या हुआ, तो अंक और संख्या में अंतर क्या है, मूल अंतर क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा। जो अंक हैं उन्हीं से संख्या बन रही है, उन्हीं से संख्या बन रही है, और अंक भी संख्या ही है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि अंक भी क्वांटिटी निर्धारित करते हैं। जैसे एक सेब, तो एक क्या है, अंक भी है, और एक को हम संख्या भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह क्वांटिटी निर्धारित कर रही है कि सेब एक है। 9 सेब, 9 एक अंक भी है, और 9 एक संख्या भी है। तो अंक संख्या होगी, अंक संख्या हो सकती है, ठीक, लेकिन संख्या अंक हो सकती है कि नहीं हो सकती है। संख्या भी अंक हो सकती है, लेकिन लिमिट है 1 से लेके 9 तक। तो अंक और संख्या में ही अंतर है कि अंक संख्या हो सकती है, संख्या भी अंक हो सकते हैं कुछ तक। जैसे 1 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक अंक भी हैं, और 0 से लेके 9 तक संख्या भी है, आप कह सकते हैं। क्योंकि इसमें मात्रा भी निर्धारित हो रही है, और सिंबल भी है, प्रतीक भी है, तो दोनों आ गया। 25 मैं कहूँ तो 25 क्या है, एक संख्या है, नंबर है, लेकिन ये बना कैसे, अंक से, 2 और 5 से। तो अंक और संख्या आप समझ गए होंगे। अंक प्रतीक है, सिंबल है, 0 1 2 3 5 4 5 6 7 9 तक। संख्या इन्हीं अंकों से मिलकर बन जाती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब संख्या पद्धति क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो संख्याएं होती हैं उनका किस सिस्टम में, किस रूल से प्रयोग किया जाए, किस आधार पे प्रयोग किया जाए, जिन आधार पे, जिन नियम पे, जिन रेगुलेशन पे वो संख्याओं को प्रयोग करते हैं, वही नियम रेगुलेशन संख्या पद्धति कहलाते हैं। जैसे लिखा है, संख्या अंकों का प्रयोग किन आधारों पर किया जाए, और जिस पद्धति के द्वारा अंकों का प्रयोग किया जाता है, वही क्या कहलाती है, संख्या पद्धति कहलाती है। यह एक फ्रेमवर्क, एक संख्याओं को, एक अंकों को एक फ्रेमवर्क दे दिया जाता है, एक नियम से सजा दिया जाता है, नियम से बना दिया जाता है। ठीक है, इसके अनलिमिटेड प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो संख्या पद्धति के अनलिमिटेड, जैसे अब संख्याओं को आप अनलिमिटेड प्रकार से, असीमित प्रकार से आप व्यवस्थित कर सकते हैं, उसके असीमित आप अपने हिसाब से भी व्यवस्थित कर सकते हैं। लेकिन जो हम लोग पढ़ते हैं मैथ में, वो डेसिमल, दशमिक संख्या पद्धति है, उसको दशमिक के हिसाब से हम लोग उसको व्यवस्थित करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो अनगिनत प्रकार की संख्या पद्धति हो सकती है, लेकिन मुख्यतः 4 है। कौन कौन, दशमिक संख्या पद्धति, द्विआधारी संख्या पद्धति, अष्टांग संख्या पद्धति, षोडशाधारी संख्या पद्धति। इतना है, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जानना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया अंक संख्या, संख्या पद्धति, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अभी मैं इस पर क्वेश्चन भी आपको हल कराऊंगा, क्लियर कराऊंगा कि अंक संख्या में अंतर क्या है, और क्लियरिटी आ जाएगी जब क्वेश्चन दूंगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब एक
भारतीय संख्या प्रणाली, देखिए ये है ना इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम, जिसको दाशमिक पद्धति कहते हैं, डेसिमल सिस्टम, वो यही है। जैसे आप इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ते हैं, ठीक, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम, इंग्लिश में भारतीय संख्या प्रणाली कितनी तक होती है, कहाँ तक, जहाँ तक लगभग संभव मैं लिखा हूँ। इकाई, दहाई, इकाई में 10⁻0, 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 यानी कि किसी भी संख्या की पावर यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। ये आप रूल की तरह दिमाग में बैठा लीजिए कि एनी नंबर होल टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। कोई भी संख्या 1,05,000 होल पावर 0 इज इक्वल टू 1 ही होता है। 1 करोड़ की पावर 0 इज इक्वल टू 1 ही होता है। कोई भी संख्या की पावर यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। इकाई, दहाई, दहाई में 10 की पावर 1 माने 10, सैकड़ा में 10 की पावर 2 यानी 100, हज़ार में ये, 10,000 में ये, लाख में लाख, 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख। अब ऐसे ही देखिए शून्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले में 10 की पावर 0 का मतलब एक भी शून्य नहीं, केवल 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। दहाई में 10 की पावर 1 का मतलब 10, 100 में मतलब ये 100 हो जाएगा, 10⁻², मतलब 100। ऐसे 0 बढ़ता जा रहा है, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख। ये होता है हमारा भारतीय संख्या प्रणाली। अब इसी के हिसाब से हम स्थानीय मान निकालते हैं, ठीक है। इसी के हिसाब से स्थानीय मान की संख्या किस स्थान पे है, दहाई पे है कि सैकड़े पे है कि हज़ार पे है। मैंने एक उदाहरण भी लिया है, इससे आपको और क्लियरिटी आएगी। 368 पे ये लिया है मैंने। तो यहाँ पे 3, यहाँ से इधर से स्टार्ट करेंगे। किधर से स्टार्ट करेंगे, हमेशा हमेशा किधर से स्टार्ट करते हैं, इधर क्या है, दायां है कि बायां है, वीडियो पॉज करके सोच के बताइएगा। तो इकाई यानी 3 × 10 की पावर 0 यानी 3, दहाई 8 × 10, ये दहाई 8 मतलब दहाई 8 का अगर स्थानीय मान पूछा जाए तो 80, 1 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 100, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ऐसे ही सारा मैं लिख दिया हूँ। ये थोड़ा सा नीचे था तो इसको भी आप लिख ही सकते हैं। अरब के बाद क्या आ रहा है, अरब के बाद 10 अरब, तो 8 को हम लोग 80 अरब कर सकते हैं। ऐसे ही तो ये स्थानीय मान भी यही स्थानीय मान है कि ये इकाई के स्थान पे, इसमें 1 को 0 नहीं रहेगा, दहाई के स्थान पे 1 0, सैकड़े के स्थान पे 2 0, उसमें होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये स्थानीय मान है। जैसे 8 का स्थानीय मान पूछे तो 8 का स्थानीय मान 80, क्योंकि ये दहाई के स्थान पे, और दहाई के स्थान का मतलब है कि 10 से गुणा, सैकड़े के स्थान पे मतलब है कि 10 की पावर 2 से गुणा, ठीक है। तो ये आपका हो गया भारतीय संख्या प्रणाली। इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आइए हम थोड़ा सा जाति मान, विशुद्ध मान, स्थानीय मान, इन सबको भी देख लेते हैं। तो अंकों का मान, अंकों के मान में 3 हम मान पढ़ते हैं। जैसे किसी संख्या में अंकों का मान कितने प्रकार में होता है, तो 3 प्रकार में होता है, ठीक है। 3 प्रकार में कौन कौन, जाति मान, स्थानीय मान, विशुद्ध मान। जाति मान को फेस वैल्यू, स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू, विशुद्ध मान को एब्सोल्यूट वैल्यू। 3 होता है। और कैसे कैसे, जैसे जाति मान फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, फेस उस स्थान पे किस संख्या का, किस नंबर का फेस है, वही उसका जाति मान हो गया। जैसे 86938 में अंक 3 का जाति मान, तो अंक 3 मतलब इस स्थान पे कौन सा फेस है, 3 ही है, तो अंक 3 का जाति मान 3। जैसे पूछा जाए कि अंक 9 का जाति मान कितना, तो अंक 9 के स्थान पे 9 ही है, तो 9 का जाति मान 9। 8 का पूछा जाए तो 8, 2 का पूछा जाए तो 2, मतलब किसी भी संख्या का जाति मान वही संख्या ही होती है, साफ सुथरी बात है। किसी भी संख्या में किसी अंक का जाति मान वही स्वयं अंक ही होता है। फेस वैल्यू, फेस चेहरा, उस स्थान पे कौन सा चेहरा है, बस। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा वैसी गणित तो है नहीं है, ठीक। स्थानीय मान, अब स्थान कि वह अंक
किस स्थान पे है, इकाई पे है कि दहाई पे है कि सैकड़े पे है कि हज़ार पे है कि 10,000 पे है कि लाख पे है कि 10 लाख पे है। अभी जो मैंने आपको बताया भारतीय संख्या प्रणाली उस आधार पे, जैसे स्थानीय मान प्लेस वैल्यू 869382 में अंक 3 का स्थानीय मान। अब अंक 3 किस उस संख्या में किस स्थान पे है, तो अंक 3, ये अंक 3 जो है इस संख्या में किस स्थान पे है, तो इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे है। सैकड़े में 2 शून्य होता है तो 3 लिख दे के फिर 2 शून्य 300 होगा, 3 का स्थानीय मान 300। इसी तरह पूछा जाए कि अंक 6 का स्थानीय मान, तो अंक 6 इस संख्या में किस स्थान पे है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 6 गुणे 4 शून्य, 6 1 2 3 4 शून्य, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 60,000। तो अंक 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 60,000। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, उस प्लेस का स्थान क्या, उस प्लेस पे क्या है, इकाई है दहाई सैकड़ा, किस प्लेस पे हुआ, अंक किस प्लेस पे है। ठीक है, इसी प्रकार विशुद्ध मान आप आ जाइए, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में जैसे 18 का विशुद्ध मान 18 ही, एब्सोल्यूट जो है वही रहेगा, इसमें माइनस प्लस नहीं। अगर माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे, प्लस है तो प्लस रहेगा ही। जैसे -18 का विशुद्ध मान मॉड ऑफ -18 इक्वल टू 18। तो किसी भी संख्या का विशुद्ध मान स्वयं वही संख्या होती है, बस उसमें ध्यान ये देना रहेगा आपको कि अगर माइनस में है तो उसको आप प्लस में कर देंगे, प्लस है तो प्लस तो रहेगा ही। जैसे ये -18 था तो -18 का विशुद्ध मान 18 हो जाएगा। -18 का विशुद्ध मान को हम माइनस मतलब ये मॉड है तो मॉड ऑफ -18 इज इक्वल टू 18। विशुद्ध मान को हम मॉड में करके निकालते हैं, तो मॉड ऑफ -18 इज इक्वल टू 18। इसमें बहुत गणित नहीं है। तो 3 मान हो गए, ये आपको क्लियर हो गया होगा, स्थानीय मान, जातीय मान, विशुद्ध मान। अब आते हैं हम लोग संख्याओं के वर्गीकरण पे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमेशा आप सुनते होंगे प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर क्या है। तो वीडियो पॉज करिए, एक बार आप स्वयं सोचिए फिर सुनिए। तो प्राकृतिक संख्या क्या है। अब जैसे आपको कुछ भी मैं कुछ मात्रा में सेब दे दूं आपको और कहूं कि बताओ यह कितनी मात्रा है सेब की, तो कैसे बताएंगे आप, कैसे गिनती करेंगे। और गिनती भी कहाँ से करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे कि 1 2 1 सेब 2 सेब 3 सेब 4 सेब, 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे। तो प्राकृतिक संख्या गिनती वाली संख्याएं होती हैं, बस यही दिमाग में रखना है कि प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर ये गिनती वाली संख्याएं होती हैं। और गिनती हम हमेशा 1 से ही स्टार्ट करते हैं, ना कि 0 से। तो प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित नहीं होगा। कुछ सेब हैं, उसको आपको यदि गिनना है तो 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। तो प्राकृतिक संख्या गिनती वाली संख्याएं होती हैं, बस और कुछ नहीं है। संख्याओं के वर्गीकरण में नंबर 1 प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, गिनती वाली संख्याएं। इसको हम लोग यन से प्रदर्शित करते हैं। यन से क्यों, क्योंकि इंग्लिश में नेचुरल नंबर यन आता है, तो यन से क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट मतलब अनंत का चिन्ह है, मतलब ऐसे चला जाएगा अनंत तक। तो 0 नहीं रहेगा, बाकी सभी संख्याएं रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब होल नंबर में आप देखिए, इसमें प्राकृतिक संख्या है प्लस 0 है, 1 2 3 4 ये तो प्राकृतिक संख्या ही आ गई, और 0 इसमें बढ़ गया। तो होल नंबर में 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है, वही आपका हो जाता है होल नंबर। तो 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट अनंत तक वो होल नंबर। यानी यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो जो संख्या बनेगी वो क्या होगी, होल नंबर या पूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में और प्राकृतिक संख्या में बस 0 का अंतर है, इस बात को दिमाग में आप रखेंगे। तो आप इससे एक और
परिभाषा आप एक चीज़ निकाल सकते हैं, इससे कुछ ऑब्जर्वेशन करके कुछ निकाल, जैसे आप कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या होती हैं। है इसमें देखिए 1 2 3 4, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि जीरो इसमें नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम संख्या विषम संख्या, सम को इवन नंबर कहते हैं इंग्लिश में। तो सम संख्या आप बहुत शुरू से ही जानते हो कि जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, या जो 2 से पूर्णतः कट जाए, या 2 से जो विभाज्य जिसका शेषफल 0 आए, वही आपका सम संख्या है। और जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, जिसमें शेषफल 0 ना आए, वो विषम संख्या है। विषम को ऑड नंबर, सम को इवन नंबर, बस। तो 2 से जो पूर्णतः विभाज्य हो तो आप गिनिए 2 4 6 8 10। इसी तरह से जो 2 से विभाज्य ना हो तो 1 3 5 7 9। तो ये हो गया सम संख्या विषम संख्या। अब देखिए, ये सम संख्या और विषम संख्या में आप इसमें अगर ये गौर करेंगे, इसको देखेंगे, तो सम संख्या में लगातार 2 लगातार क्रमागत सम संख्याओं का अंतर क्या है? 2 है। देखिए 2 2 2 2, 8 में 6 या 2, 10 में 60 या 2। 2 लगातार क्रम से अगर देखेंगे सम संख्या, 2 लगातार क्रमागत सम संख्याओं का अंतर सदैव 2 होता है। 2 लगातार क्रमागत सम संख्याओं का अंतर 2 होता है, यानी कि 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6। ठीक है, 2। देखिए कोई भी क्रमागत संख्या आप निकालिए, 10 में 60 या 2, तो अंतर 2 ही है। इसी प्रकार विषम में भी है, 2 लगातार क्रमागत सम संख्याओं विषम संख्याओं का अंतर भी 2 होता है। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि यदि एक सम संख्या यक्स है, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सम संख्या यक्स है, तो आपसे पूछूं कि यक्स के अगली वाली सम संख्या क्या होगी, तो आप क्या करेंगे? बोलेंगे नहीं ना, यक्स में 2 जोड़ देंगे, x+2। भाई एक सम संख्या मान लीजिए 2 है, अब मैं पूछूं कि 2 के आगे वाली सम संख्या बताइए, तो 2 के आगे वाली 4 है, यानी कि 2 में 2 हमने जोड़ दिया तो 4 आ गया। तो यदि एक सम संख्या मैंने मान लिया यक्स है, इसमें 2 जोड़ देंगे तो x+2 जो है ये x के आगे वाली सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार विषम में भी है कि यदि एक विषम संख्या यक्स है तो उसके अगली वाली विषम संख्या x+2 होगी। ये दिमाग में आपको रखना है कि अंतर जो है। अच्छा, अब ये सम संख्या विषम संख्या को आप गौर से देखेंगे तो दोनों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करते करते, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रही है और डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रही है। तो ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्या ही है। यानी सम संख्या और विषम संख्या को आपस में सम्मिलित कर देंगे तो क्या बन जाएगा? प्राकृतिक संख्या बन जाएगी। तो प्राकृतिक संख्या को 2 के विभाज्यता के आधार पर हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। प्राकृतिक संख्या को 2 के विभाज्यता के आधार पर हम लोग 2 संख्याओं में बांटते हैं, एक सम संख्या एक विषम संख्या। 2 के विभाज्यता के आधार पर एक जो 2 से कट जाए वो सम हो गई, जो 2 से ना कटे वो विषम हो गई। तो सम संख्या, सभी सम संख्याएं प्राकृतिक संख्या होंगी, सभी विषम संख्याएं भी प्राकृतिक संख्या होंगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में से ही ये सम और विषम निकला है 2 के विभाज्यता के आधार पर। भाई इसी में से हम निकाले हैं कि इसी में से 2 से कौन सा कट रहा है उसको हम लोग सम कर लिया जाए, और इसी में से जो 2 से जो नहीं कट रहा है उसको हम लोग विषम कर लिया जाए, बस और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक, इंटीजर इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको जड़ से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, इस पूर्णांक में इसमें धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य होते हैं। क्या है? मैंने यहाँ पे देखिए बनाई, ये क्या है आपका? एक है ये संख्या रेखा, नंबर लाइन। ये एक नंबर लाइन है, इधर इनफाइनाइट तक चला जाएगा, इधर भी इनफाइनाइट तक चला जाएगा, इधर पॉजिटिव में जाएगा, इधर निगेटिव में जाएगा, बीच में 0 है। ठीक है, तो पूर्णांक में क्या क्या होता है? पूर्णांक में 0 से लेके पॉजिटिव तक इनफाइनाइट और 0 से लेके निगेटिव तक इनफाइनाइट सारा अंक सम्मिलित होता है। यानी 0 1 2 3 4 5 6
इधर -1 -2 -3 ये सारा जो है सम्मिलित कर लेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पूर्णांक, इंटीजर। तो पूर्णांक को हम लोग z बराबर 0 +-1, +-1 का मतलब होता है कि +1 भी है और ये -1 भी। देखिए जैसे यहाँ +1 है, यहाँ -1, ये 1, जैसे 1 मैंने लिख दिया तो इसका मतलब होता है ये प्लस ही है। 50 लिख दिया मैंने तो इसका मतलब ये +50 है। ठीक है, तो कोई भी संख्या यदि लिखी हो उस पर कोई आगे पीछे चिन्ह ना लगा हो तो इसका मतलब प्लस अपने आप लगा है, वो छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो इसको भी दिमाग में रखना है। +-2 +-3 +-4 +-5 डॉट इनफाइनाइट। प्लस माइनस इसलिए हमने एक साथ में लिख दिया क्योंकि +5 भी है -5 भी है। देखिए यहाँ +5 है, यहाँ -5 है। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट इनफाइनाइट, 0 1 -1 -2 डॉट इनफाइनाइट। ये सब मिलाकर पूर्णांक होता है जिसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। इसे हम लोग z से प्रदर्शित करते हैं। z = 0 +-1 +-2 डॉट इनफाइनाइट। अब इसमें गौर करिए, ये तो क्लियर हो गया क्या क्या है इसमें। अब इसको गौर करेंगे, आप ध्यान देंगे क्या क्या। ये जो 0 के बाद जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसको हम लोग एक नाम और देते हैं। क्या नाम देते हैं, धन पूर्णांक। इसको इंग्लिश में कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर। लिख लीजिएगा इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर। माने 0 के जो प्लस की तरफ है, जो संख्या रेखा पर, ये संख्या रेखा है, इस पे जो प्लस की तरफ है उसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर करेंगे। और एक चीज़ में ध्यान दीजिएगा, ये 1 2 3 4 5 और क्या है, ये काउंटिंग नंबर भी है, यानी कि प्राकृतिक संख्या भी है। धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या भी होती है, यानी धन पूर्णांक = प्राकृतिक संख्या। आप लिख सकते हैं धन पूर्णांक = प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर = पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए इसमें पॉजिटिव इंटीजर हो गया, 0 तो है ही, फिर -1 -2 इसमें निगेटिव है, ये निगेटिव, इसको निगेटिव इंटीजर कहते हैं। यहाँ निगेटिव इंटीजर लिख लीजिए, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, और 0 भी सम्मिलित है। 0 न तो निगेटिव है न तो पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है, उदासीन है। ठीक है, अब इसी में आप देखेंगे, इसी पूर्णांक में आप देखिए, गौर करिएगा। और तो पूर्णांक को हम लोग 3 भागों में बांट दिए, एक धन पूर्णांक हो गया, एक ऋण पूर्णांक हो गया, एक शून्य हो गया। 3 भागों में हो गया ना, तो इसीलिए मैंने लिखा कि इसमें धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य होते हैं। 3 भागों में मैंने कर दिया। इसको और भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे 2 4 6 8 ये सब क्या है, सम संख्या हो गई। 1 3 5 7 ये सब क्या है, विषम संख्या हो गई। तो पूर्णांक में सभी संख्याएं सम्मिलित होती हैं। पूर्णांक में सभी संख्याएं लगभग सम्मिलित होती हैं। अब परिमेय संख्या सम्मिलित होती है कि नहीं होती है, अपरिमेय संख्या होती है कि नहीं होती है, ये भी आगे क्लियर हो जाएगा आपको। अभी मैं बता रहा हूँ कि हालांकि परिमेय अपरिमेय जान जाएंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। तो पूर्णांक की कंडीशन ये है कि पूर्णांक में पॉजिटिव इंटीजर भी है, निगेटिव इंटीजर भी है और शून्य भी है, 0 भी है। अब आप देखेंगे 2 4 6 8 इसको हम लोग सम संख्या भी कहते हैं, 1 3 5 को हम लोग विषम संख्या भी कहते हैं। तो यदि केवल प्राकृतिक संख्या को लिया जाए तो सम संख्या 2 4 6 8, विषम संख्या 1 3 5 7। तो मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए। वीडियो पॉज करिए, सोचिएगा, फिर बताइएगा। तो सबसे छोटी सम संख्या 2। फिर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी विषम संख्या बताइए। तो वीडियो पॉज करिएगा, सोचिएगा, वो 1। देख लीजिए भाई, सम संख्या सबसे छोटी 2, विषम संख्या सबसे छोटी 1। ये सब नेचुरल नंबर के आधार पे हैं, प्राकृतिक संख्या के आधार पे हैं। यदि आप पूर्णांक में देखेंगे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है तो 0 हो जाएगा। यदि आप पूर्णांक को गौर करेंगे तो क्वेश्चन में यदि पूर्णांक का जिक्र नहीं किया, केवल कह रहा है कि सम संख्या, तो आप प्राकृतिक संख्या को ही लेकर चलेंगे। ठीक है, जितनी भी परीक्षाएं टेट में जो भी आता है वो प्राकृतिक संख्या को ही माना। इसीलिए हम लोग सबसे छोटी सम संख्या 2 कहते हैं, 0 को नहीं कहते हैं, क्योंकि वो पूर्णांक की बात नहीं करता है, वो प्राकृतिक संख्या की बात करता है। ठीक है, तो इसको दिमाग में आप रखेंगे। तो शून्य क्या है, संपूर्ण संख्या या समपूर्णांक है। शून्य संपूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या तो है ही, अब जान ही रहे हैं। 0 पूर्ण संख्या है। सम क्यों है,
क्योंकि ये सम संख्या के सभी रूल को फॉलो कर। देखिए 0 में 2 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा, तो इसलिए ये सम हो गया। ठीक है, सम पूर्णांक क्यों है? पूर्णांक तो है ही ये, सम इसलिए है कि 0 से 2 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लियर पूरा। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या को 2 आधारों पर बांटते हैं हम लोग। ठीक, जैसे जो प्राकृतिक संख्या है उसमें 1 से लेकर अनंत तक संख्याएं हैं। ठीक, उसी अनंत तक की जो संख्याएं हैं उन्हीं संख्याओं को हम लोग कई भागों में बांट सकते हैं। ठीक, जो जिस जिस भाग में बांटेंगे उसी उसी वैसे वैसे हम नाम रखते चले जाएंगे। तो 2 आधारों पे हम लोग बांट रहे हैं। एक तो हम बांट रहे हैं 2 की विभाज्यता के आधार पे, यानी प्राकृतिक संख्याओं में कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से कट जा रही हैं, और प्राकृतिक संख्याओं में ही कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से नहीं कट रही हैं। तो जो 2 से कट जा रही हैं वो सम संख्या, तो 2 से नहीं कट रही हैं वो विषम संख्या। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा, प्राकृतिक संख्याओं में ऐसी संख्याएं कुछ हैं जो नंबर ऑफ फैक्टर के आधार पे हम उनको प्राकृतिक संख्याओं को बांट सकते हैं। यानी प्राकृतिक संख्याओं को एक तो हम 2 की विभाज्यता के आधार पे बांट सकते हैं, दूसरा हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर के आधार पे बांट सकते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर मतलब क्या? फैक्टर मतलब भाजक। भाजक मतलब क्या? जैसे 4 का भाजक 4 है संख्या, इसका भाजक, इसका फैक्टर क्या होगा? यानी फैक्टर का अर्थ है कि ये 4 जो है किस किस संख्याओं से कट जा रही है, शेषफल 0 आ जा रहा है। तो 4 किससे कटेगा? 1 से कट ही जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से कटेगा। तो यानी 4 के जो है 3 भाजक हैं, 3 फैक्टर हैं, 1, 2 और 4। 4 के कुल कितने फैक्टर हुए? 3 फैक्टर हुए। ठीक है, तो यही कह रहा है कि भाजकों की संख्या, यानी इसमें भाजकों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 है। तो भाजकों की संख्या के आधार पर हम लोग प्राकृतिक संख्याओं को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो भाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। भाज्य को कंपोजिट नंबर, अभाज्य को प्राइम नंबर। अब इसमें देखिए कैसे। अभाज्य संख्या मतलब जिसके केवल 2 भाजक हो, ओनली 2 फैक्टर, जिसके केवल 2 भाजक हो। यहाँ पे 4 के कितने भाजक? 3 भाजक हैं, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 2 फैक्टर केवल, जैसे 3 के कितने भाजक हैं? 3 कितने से कट जाएगा? एक तो 1 से कटेगा, एक 3 से कटेगा, तो 2 भाजक हुए, यानी 3 क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। भाज्य संख्या क्या है? कंपोजिट नंबर क्या है? जिसके 2 से अधिक भाजक हो या कम से कम 3 भाजक हो। 3 से कम नहीं भाई, मिनिमम 3 फैक्टर, मोर देन की कोई सीमा नहीं। मिनिमम 3 फैक्टर, मोर देन की कोई सीमा नहीं। 2 से अधिक भाजक हो, यानी मिनिमम 3 फैक्टर रहना चाहिए, 3 से कम नहीं। 3 से कम हो गया तो इसमें चला जाएगा अभाज्य में। ठीक, अभी इसका क्या है? 3 फैक्टर है मिनिमम, तो 4 किस में आ जाएगा? भाज्य संख्या में। अब आपको भाज्य और अभाज्य की परिभाषा एक अलग बताई जाती है। अभाज्य का कहा जाता है कि जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। अभाज्य को कहा जाता है कि जो संख्या स्वयं से कट जाए और 1 से कट जाए, वह क्या है? अभाज्य संख्या है। और जिसके 2 से अधिक भाजक हों, जो स्वयं से भी कटे और 1 से भी कट जाए और आगे भी और भी कुछ हो। ठीक, तो भाज्य में ये है, ये हम लोगों को बताया जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम 1 पे चर्चा करें, 1 क्या है? 1 क्या है? भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? तो परिभाषा से आप देखेंगे तो जिसके केवल 2 भाजक हों, 1 के कितने फैक्टर हैं? 1 के केवल 1 है, 1 का केवल 1 ही फैक्टर, यानी कि अभाज्य संख्या ये नहीं हुई। भाज्य संख्या में जिसके 2 से अधिक भाजक हों, तो इसमें तो 1 है, 1 का भाजक, यानी कि ये भाज्य संख्या भी नहीं है। तो 1 ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है। लेकिन जो परिभाषा हम लोगों को बताई जाती है कि जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, तो ये तो दोनों से हो रहा है। स्वयं माने 1 ही से और 1 से कट ही रहा है, तो यानी कि ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गई। तो वो परिभाषा गलत है। आज तक जो आप जान रहे थे उसको गलत मानिएगा, वो गलत है। असली परिभाषा यही है, ओनली 2 फैक्टर, मिनिमम 3 फैक्टर। ये दिमाग में आपको रखना है। आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
ठीक है, कि भाज्य संख्या भाज्य संख्या को हम कैसे छांटें। एक को अपवाद मान के, वो जो परिभाषा बताई जाती है ना, वो एक को अपवाद लोग मान लेते हैं। तो हम क्यों अपवाद माने भाई, हम असली परिभाषा पे आएंगे। हम क्यों अपवाद माने कि एक अपवाद, नहीं, अपवाद नहीं मानना है हमको। हमको असली परिभाषा जाननी है कि जिससे हमको रटना ना पड़े कि एक अपवाद है रटते रहें, एक अपवाद है रटते रहें, क्या बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो जिसके केवल दो, ओनली 2 फैक्टर, मिनिमम 3 फैक्टर, या 2 से अधिक भाजक हो या कम से कम 3 भाजक हो। तो एक न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि एक का 2 से अधिक भाजक भी नहीं है और एक का 2 भाजक भी नहीं है। ठीक, लेकिन जो परिभाषा बताई जाए जो एक से कटे और स्वयं से कट जाए वो अभाज्य संख्या है, तो ऐसे तो एक हो जाएगा। तो वो परिभाषा गलत है एक के लिए, इसीलिए लोग कहते हैं कि एक अपवाद है। उस परिभाषा को जब बताते हैं तो उसमें लोग बताते हैं कि एक अपवाद है। तो कौन रटेगा भाई कि एक अपवाद है क्या है, असली परिभाषा जानो ना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है, जैसे एक संख्या एक है, इसके भाजक एक है, एक से कटेगा, भाजकों की संख्या एक ही है तो एक हो गया। दो, संख्या दो है तो दो के कितने भाजक, दो किससे किससे कटेगा, एक तो एक से कट जाएगा, एक दो से कट जाएगा, तो इसके एक और दो, दो भाजक हो गए। तीन भी, तीन के कितने भाजक, तीन से कट जाएगा और एक से कटेगा, एक और तीन, एक और दो, दो भाजक। इसी तरह चार का एक दो चार किससे किससे कटेगा, एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा, तो चार के कितने भाजक हुए, तीन भाजक हुए। इसी तरह पाँच के दो भाजक हुए, छः के चार भाजक हुए, ऐसे ही भाजकों की संख्या निकलती चली जा रही है। तो भाजकों की संख्या के आधार पर भाज्य संख्या भाज्य संख्या होती है। ठीक है, और दो के विभाज्यता के आधार पर सम संख्या विषम संख्या होती है। ये हो गया। अब आइए इसको परिमेय संख्या को भी देख लेते हैं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। जो पी बाई क्यू के रूप में हो या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2, 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, क्यू जीरो के बराबर नहीं है। ठीक, तो इसी तरह मैंने उदाहरण लिखा है, 1/4 भी परिमेय संख्या, 3/8, 0/5 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में हम लोग लिखे हैं। यही अगर 5/0 रहता, नीचे क्यू जीरो हो जाता, तो परिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है, इसी 0/5 को हम लिख दें 5/0, तो ये अनडिफाइंड है, अनिश्चित है 5/0, ये परिमेय संख्या नहीं है, अनडिफाइंड ही है। 22/7 को मैंने लिखा है कि ये परिमेय संख्या है, 22/7 को। और यहाँ पे मैंने लिखा है पाई जो है अपरिमेय संख्या है, चूँकि पाई का मान ही 22/7 हम लोग लिखते हैं। तो ऐसा क्यों कि 22/7 परिमेय हो गई या पाई अपरिमेय हो गई, ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, ये विरोधाभास हो गया कि एक तरह तो हम कह रहे हैं कि पाई अपरिमेय संख्या है, एक तरह हम लोग कह रहे हैं 22/7 परिमेय संख्या है, चूँकि पाई बराबर 22/7 ही माना जाता है। तो ये कैसे भाई विरोधाभास है, अभी क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 सबको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा रहा है ना, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती है, प्राकृतिक संख्या है ना, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अपरिमेय संख्या का मतलब इरेशनल नंबर, जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम्पल 1/√2, √2, √5, ये सब पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्यों? ये क्यू, अच्छा पी और क्यू जानते क्या है, पी और क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक है। यानी पूर्णांक का मतलब भी मैंने बताया इंटीजर, यानी 0 1 2 3 -1 -2 -3 इनफाइनाइट तक। तो जो ये √2 है, पी तो चलो पूर्णांक में है, √2 क्या पूर्णांक है? √2 आता है पूर्णांक में? पूर्णांक में तो केवल 0 1 2 3 डाटा इनफाइनाइट, -1 -2 डाटा इनफाइनाइट, ये आता है। √2 तो कहीं नहीं था, तो ये क्या हो गया, क्यू पूर्णांक नहीं है। और जहाँ की मैंने यहाँ लिखा नहीं है कि पी और क्यू पूर्णांक है, आप लिख लीजिएगा कि पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आते हैं इस पे √2/1 कर देंगे तो पी बाई क्यू तो हो गया है। नहीं भाई, पी बाई क्यू तो हो गया, लेकिन
पी और क्यू पूर्णांक हैं, लेकिन यहाँ पी क्या है, √2 क्या है, पूर्णांक नहीं है। इसी तरह √5। अब आते हैं पाई और 22/7 पे। ये मामला थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा कठिन है कि पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों? क्योंकि पाई का मान 22/7 ही होता है। तो ऐसा क्यों है कि एक परिमेय हो जा रहा है, एक अपरिमेय हो जा रहा है? अब आपको मैं बता दे रहा हूँ। हालांकि मैं आपको यूपीएससी के एक अलग टॉपिक मैंने बताया था, उसमें सारी चीज़ डिस्कस की है, चाहे तो आप जाके देख भी सकते हैं, लेकिन छोड़िए, मैं बता ही दे रहा हूँ। पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट मान आज तक डिफाइन नहीं है। आज तक उसको कोई निकाला नहीं है। ये जो 22/7 है ना, ये पाई का एक लगभग मान है, सही मान नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। क्यों ऐसा हम लोग करते हैं कि सही मान लेके नहीं? क्योंकि सामान्य गणित में, ये जो सामान्य गणित हम लोग पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पाई का मान 22/7 इसलिए ले लेते हैं कि गणित हम लोगों के लिए आसान हो जाए। चलो 22/7 लेते हैं, एक संभावित, एक उसके सन्निकट मान है, पाई के सन्निकट है, पाई के लगभग बराबर है, पूर्णतः बराबर नहीं है। पूर्णतः बराबर इसलिए नहीं क्योंकि पाई का मान ही आज तक डिसाइड नहीं है, एग्जैक्ट मान आज तक नहीं डिसाइड है। ये हम लोग 22/7 इसलिए लेते हैं अपनी साधारण गणित की गणनाओं के लिए। जब रॉकेट की लॉन्चिंग तमाम चीज़ें होती हैं तो वहाँ 22/7 नहीं लिया जाता, वहाँ पाई की और एग्जैक्ट वैल्यू ली जाती है। सुपर कंप्यूटर ने हालांकि दशमलव के बहुत लंबे अंकों तक खोज की है, लेकिन अभी तक भी पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ज्ञात है। तो इसीलिए पाई को हम लोग अपरिमेय में रखते हैं और इसमें 22/7 को परिमेय में रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सारी कंसेप्ट से चर्चा। अब जितनी भी चर्चा मैंने बताई उस पर कुछ पॉइंट मैंने ऑब्जर्व किया है, उसको मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उसका मैंने एक सार तैयार कर दिया है, मेन बुलेट पॉइंट, और ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहला मैं पढ़ता हूँ। दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं का अंतर सदैव 2 होता है। सम संख्या विषम संख्या मैंने आपको बताई कि सम होता है 2, 4, 6, 8। अब क्रमागत का देख लीजिए, 6 में 4 या 2, 4 में 2 या 2, 8 में 6 या 2, सभी का अंतर 2 आ रहा है। यानी कि अरे भाई 2, 4, 6, 8 ऐसे है, ये सब संख्या है, और इन दोनों का अंतर 2, इन दोनों का अंतर 2, इन दोनों का अंतर 2। क्रमागत सम संख्याओं का अंतर सदैव 2 होता है, या क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर सदैव 2 होता है। तो यदि आप कहे कि एक विषम संख्या यक्स है तो अगली विषम संख्या क्या होगी? अगर एक विषम संख्या यक्स है तो अगली विषम संख्या x+2 होगी। कैसे? क्योंकि 1, 3, 5, 7 यही होता है विषम संख्या। तो अगर एक विषम संख्या 1 है तो अगली विषम संख्या 3 है, तो यानी कि 2 इसमें जोड़ दिए तो 3 है, इसलिए 2 इसमें जोड़ दीजिए तो x+2 हो जाएगी अगली विषम संख्या। ठीक, तो ये चीज़ दिमाग में रखा है। तो पहला वाला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट है -2, -4, -6, -8 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये सब सम पूर्णांक है, इवन इंटीजर है, लेकिन सम संख्या नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या में ये सब तो पाए नहीं जाते, -2, -4, 2, 4, 6 पाए जाते हैं, लेकिन -2, -4 ये सब नहीं पाए जाते। तो सम संख्या तो ये नहीं हुए, लेकिन सम पूर्णांक हुए, क्योंकि सम तो हैं, ये सम तो हैं और पूर्णांक में आते हैं, सम संख्या नहीं है। सम संख्या हम लोग नेचुरल नंबर के हिसाब से ही नोटिफाई करते हैं। सम संख्या हमेशा नेचुरल नंबर के हिसाब से ही हम लोग सामान्य गणित में नोटिफाई करते हैं। तो अगर पूर्णांक के हिसाब से हम लोग सम संख्या डिसाइड करेंगे तो ये हो जाएगा तब सम संख्या, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या के हिसाब से ही सम संख्या विषम संख्या डिसाइड करनी होती है। सामान्यतः जो छोटे मोटे एग्जाम हैं या सामान्यतः यही यूज किया जाता है, बड़े बड़े जो
गणनाएं होती हैं गणित की, जैसे रॉकेट या जो भी हो, उसमें एग्जैक्ट क्लियर किया जाता है कि पूर्णांक की बात की जा रही है कि प्राकृतिक संख्या की बात की जा रही है। और हमेशा एग्जामों के लिए ज़्यादातर प्राकृतिक संख्या की ही बात होती है, सम और विषम को लेकर। ठीक, इस बात को दिमाग में रखेंगे। ये विषम है तो इनको विषम पूर्णांक कहेंगे अगर पूर्णांक की चर्चा करेंगे, लेकिन ये विषम संख्या नहीं है क्योंकि प्राकृतिक संख्या में ये नहीं आते हैं। जीरो सम पूर्ण संख्या है, तो जीरो में अगर 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो सम संख्या हो गई। पूर्ण संख्या, जीरो पूर्ण संख्या है ही, क्योंकि जीरो सम्मिलित करते हैं तभी पूर्ण संख्या बनता है। सम पूर्णांक है, पूर्णांक भी आता है, पूर्णांक में जीरो आता ही है। ठीक है, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, जीरो न्यूट्रल है, उदासीन है। तो ये भी दिमाग में रखना कि जीरो धनात्मक पूर्णांक नहीं है। धनात्मक पूर्णांक में क्या क्या आता है, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ऋणात्मक पूर्णांक में क्या आता है, -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो, इन तीनों को मिला देते हैं तो पूर्णांक बन जाता है। ठीक, सबसे दो सम संख्या एवं अभाज्य संख्या दोनों है। दो जो है सम संख्या देख लीजिए, जो 2 से विभाजित हो तो 2 सम संख्या हो गई। अभाज्य संख्या कैसे, क्योंकि अभाज्य संख्या के फैक्टर ओनली 2 फैक्टर, तो 2 के 2 ही फैक्टर हैं। ये 2 है, 2 किस किस चीज़ से कटेगा, एक तो 1 से कट जाएगा, एक तो 2 से कटेगा, तो 2 के 2 फैक्टर हैं, इसलिए 2 क्या है, अभाज्य संख्या भी है, और 2 2 से कट जा रहा है तो 2 सम संख्या भी है। 2 सम संख्या भी है और 2, तो एकमात्र सम संख्या 2 है जो अभाज्य संख्या है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, एकमात्र संख्या, वो एकमात्र सम संख्या कौन सी है जो अभाज्य संख्या भी है, तो वो क्या है, 2 है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, यही हो जाएगी 2 सबसे छोटी, क्योंकि आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 6 6 डॉट इनफाइनाइट, ये हो गई प्राकृतिक संख्या। अब इसमें खोजना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा मैंने अभी बताई कि जिसके केवल 2 फैक्टर हों, 2 गुणनखंड हों, 2 भाजक हों। तो एक तो कुछ नहीं है क्योंकि एक के एक ही भाजक है, 2 के 1 और 2 है। ठीक, चूंकि ये पूछ रहा है कि सबसे छोटी, तो 2 हो गया सबसे छोटी। 3 बड़ा हो जाएगा, 3 के भी 2 ही भाजक हैं, 3 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 3 जो है 2 से बड़ा है, तो इसलिए 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 1 से 50 तक में कुल 15 और 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसको मुझे बताना पड़ेगा। चलिए 50 तक मैं लिख देता हूँ, 1 से 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्याएं कैसे होती हैं। 1 से 50 तक एक अभाज्य संख्या है, लाइन से लिखते जाइए, एक अभाज्य संख्या है, नहीं है, तो 3 हो गया, 5 हो गया, 6 होगा, नहीं होगा, 7 होगा, 8 होगा, नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा, 21 होगा, नहीं, 22 नहीं, 23 होगा, 24 होगा, नहीं, 25 भी नहीं, 26 भी नहीं, 27 भी नहीं, 28 भी नहीं, 28 होगा, नहीं होगा, 29 होगा, 30 नहीं होगा, 31 होगा, 32 नहीं, 33 भी नहीं, 34 भी नहीं, 35 भी नहीं, 36 भी नहीं, 37, 38 भी नहीं, 39 भी नहीं, अरे भाई 38 तो कट ही जाएगा 2 से, 39 भी कट जाएगा 3 से, 40 भी नहीं, 41 हो जाएगा, 42 43 हो जाएगा, 44 45 46 47 हो जाएगा, 48 49 50, खत्म। तो यही है, इतनी संख्या देखिए 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक छूट गया है,
एक छूटा है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, चूँकि 15 होती है 1 से 50 तक में कुल 15 भाज्य संख्याएं हैं। तो 47 के बाद 48 तो होगा नहीं, 49 भी नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा, तो इसके पहले ही है 2 छूट गया था, जो कि 2 बहुत महत्वपूर्ण है। 2 एक अभाज्य संख्या है और एकमात्र ये सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है, तो इसको भी दिमाग में रखेंगे। अब हो गया है टोटल 15। तो इसी तरह 1 से 50 तक में कुल 15, 1 से 100 तक में 25 होती है, आगे ऐसे करके आप लिख लीजिएगा। 1 से 100 तक में कुल 25 होती है, 1 से लेकर 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 50 तक में कुल 15 होती हैं। ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य मतलब जिसके मिनिमम 3 फैक्टर हो या 2 से अधिक फैक्टर हो, तो सबसे छोटी इसमें देखिए, सबसे छोटी, इसके भी 2 ही फैक्टर होंगे, इसके भी 2 ही फैक्टर होंगे, 4 के जो है 3 फैक्टर होंगे, 1 2 और 4, तो मिनिमम 3 फैक्टर यानी कि 4 जो है। 6 के भी 3 फैक्टर होंगे, 4 फैक्टर होंगे 6 के। ठीक है, लेकिन 4 छोटा है 6 से, इसलिए 4 हो जाएगा। 1 से 50 तक में कुल 34 भाज्य संख्या होती है। तो भाज्य संख्या, चूंकि 1 से 50 तक में आप 15 क्या निकाले हैं? अभाज्य। 1 से 50 तक में 15 अभाज्य। ठीक है, तो भाज्य संख्या 1 तो है ही, और ये 15 जो है, तो आप घटा देंगे तो 34 आ जाएगा। 16 घटा देंगे तो आप 50 में से 16 घटा दें, यानी 50 -1 -15। टोटल संख्या 1 से 50 तक में 150, 1 से 50 है, 50 है। 1 क्या है? 1 आप वही 1 घटाएंगे जो 1 है। 15 क्या है? क्योंकि 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, इसीलिए 1 घटाएंगे। 15 इसको है, ये 15 ये वाली है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या घटा दो, जो ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य, उसको घटा दो, तो क्या निकल जाएगा? भाज्य निकल जाएगा। तो ये निकल जाएगा, कितना आएगा? 34 आएगा, 34 भाज्य संख्या। 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ये इतने पॉइंट है, इसको आप नोट करिएगा। अब आइए थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। अभी तक तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा करते हैं। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि यूपी टेट में आए हैं, मैं उसको कर रहा हूँ। पूछा है कि संख्या 1715.271 में 7 के 2 स्थानीय मान, 7 के 2 स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? अब ऑप्शन क्या दिया था मुझे याद नहीं है, बस यही क्वेश्चन था। ऑप्शन कई ठे दिया, तो क्या जरूरत है ऑप्शन की? आप ऐसे सीधे हल करिए ना। ऑप्शन देखने की आदत क्या है? मतलब सीधे सीधे हल करिए। स्थानीय मान मैंने बताया है, प्लेस वैल्यू, वही इकाई सेकंड, तो लिखिए इसको। 7 के 2 स्थानीय मान, चूंकि 7 इसमें 2 बार है, 1715.271, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। 7 के 2, तो 2 जगह 7 है, 2 स्थानीय मान हो जाएंगे। एक इसका होगा, एक इसका होगा। इन दोनों स्थानीय मानों का अंतर, माने इसको ज्ञात कर लो, इसको ज्ञात कर लो, तो इसमें से इसको घटा दो, तो जो आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक, तो पहले इसका हम लोग ज्ञात करते हैं 1715 को। तो 1715.271 इज इक्वल टू क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1715 धन 0.271, ये तो हम लिख ही सकते हैं। दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग जानते हैं? नहीं जानते होंगे तो कमेंट करिएगा, उसको मैं अलग से आपको बता दूंगा। चलिए,
अब इसमें निकालिए 7 का स्थानीय मान। तो यहाँ से करिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़े के स्थान पर, यानी 7 गुणे 100, यानी 700 हो गया। तो इसमें आपका क्या हो गया, स्थानीय मान 7 का 700 हो गया। ठीक, अब इसमें निकालिए, इसमें भी करिए वही तरह, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ऐसे नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, गलत हो जाएगा। क्योंकि पॉइंट 2 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2/10, 2 का 10वां भाग। ठीक है, तो 7 का निकालना है, 7 का। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जीरो भी बढ़ता जाएगा। तो 2 था तो 1 जीरो, अब आगे और बढ़ा, दशमलव के बाद कितने अंक हो गए, 1 और 2 अंक, तो 2 जीरो, यानी कि 7/100। ये हो गया इसका स्थानीय मान, 7/100। क्यों 100? क्योंकि दशमलव के बाद 1 2 अंक है, 7 को लिया जाएगा। 7 का 100वां भाग, यहाँ 2 का 10वां भाग, 1 का 1000वां भाग हो जाएगा जब 1 का लेंगे हम लोग तो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे दशमलव के बाद जितने अंक आते जाएंगे उतने जीरो आप बढ़ाते जाएंगे। दशमलव के बाद 2 1 अंक है तो 2/10 कर देंगे, यदि 2 का स्थानीय मान करना है तो। दशमलव के बाद 7 का करना है तो दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 और 7 तो 7/100 कर देंगे। ठीक है, दशमलव के बाद जितने अंक है उतने जीरो नीचे करते जाएंगे, उतने बटा। जैसे दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 को अगर लेंगे तो कितने अंक है, 1 2 3, तो 1 तो लिख ही देंगे, बटा कितने अंक है, 1 2 3, यानी कि 3 जीरो, 1000। तो 1 का स्थानीय मान 1/1000। ठीक है, तो दशमलव के बाद वाले का स्थानीय मान अलग से निकालेंगे और दशमलव के पहले वाले का अलग से निकालेंगे। ठीक है, दशमलव के बाद का मतलब है कि वो संख्या कितने हिस्सों में है। जैसे 7 का 100वां हिस्सा, 2 का 10वां हिस्सा हो जाएगा, 1 का 1000वां हिस्सा हो जाएगा, ऐसे इसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। तो इसमें 7 का स्थानीय मान 7/100, इसमें 7 का स्थानीय मान 700, तो घटाना है। कह रहा है कि अंतर, तो 700 तो है ही, ये -7/100। ठीक, तो 700 - 7/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.07। 2 जीरो है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। जैसे अगर जैसे 1/1000 है तो इसको दशमलव में लिखना है तो क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। ठीक, इसके बाद नीचे देखेंगे कितने जीरो है, 1 2 3 जीरो है, 3 जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव लगा देंगे 3 जीरो के बाद। समझ में आई बात? सही है ये। अगर दशमलव, अब देखो 1/1 2 3 4, यानी 1 2 3 4। ठीक है, दशमलव के बाद जितने जीरो हैं, जितने अंक आते हैं उतने जीरो नीचे हो जाते हैं। तो 4 अंक हैं तो 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? अरे भाई, जैसे ये हो सकता है ये चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई हो। जैसे 1/10 है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 0.1। 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव। अगर 1/100 है तो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 0.01, 2 अंक के बाद 1 2 दशमलव। 3 जीरो है तो 1 लिख देंगे, 1 2 3, 3 अंक है, 3 जीरो के बाद 3 अंक के बाद दशमलव, ऐसे लिखते जाएं। तो इसी तरह से यहाँ 2 जीरो है तो 1 2 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए। पता नहीं ये भी घटाना आपको आता है कि नहीं। 0.00 ऐसे बढ़ा सकते हैं, 0.07 कर दीजिए। 10 में 7 जा 3, या 9, यहाँ 699, 699.93, ये आंसर आएगा आपको, 699.93। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया था। तो स्थानीय मान में दशमलव के बाद वाले का अलग से निकाल लीजिएगा, दशमलव के पहले वाले का अलग से निकाल लीजिएगा। जोड़ना कहेगा तो जोड़ दीजिएगा, घटाना कहेगा तो घटा दीजिएगा, गुणा करना कहेगा तो गुणा कर दीजिएगा। ठीक है,
तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं हम लोग। नहीं समझ में आ रहा है तो अब कमेंट करके पूछ सकते हैं भाई, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन था 19, 23, 31, 33। 2018 में आया है ये। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। यही ऑप्शन है A B C D। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा मैंने अभी बताई कि जिसके केवल 2 फैक्टर हों, 2 गुणनखंड हो, 2 भाजक हों। तो चलो कितने फैक्टर इसके हैं? 19 के। 1 हो गया, 19 हो गया। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये तो है 19। 23 को भी देख लीजिए, इसके भी 1 और 23 ही आएगा, 2 ही फैक्टर हैं। ये भी अभाज्य संख्या है। अरे भाई 23 1 और 23 से ही विभाजित होगा, इसके अलावा इस धरती पे कोई संख्या नहीं है जो 23 को विभाजित कर दे 1 और 23 के अलावा। ठीक है, ये भी हो गया। 31 भी है। क्यों? 31 भी है अभाज्य संख्या। 33 देख लीजिए, अब एक ही ऑप्शन बचा तो यही आंसर हो जाएगा। 33 कैसे अभाज्य संख्या नहीं है? 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 11 से जाएगा और 33 से जाएगा। देख लीजिए, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा। 4 इसके गुणनखंड हो गए, 4 भाजक हो गए। और जब 2 से अधिक भाजक हो जाते हैं तो वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो यानी कि आंसर 33 होगा। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्यों ऐसा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। 27307 में 2 7 के स्थानीय मानों का योगफल पूछ रहा है, क्या होगा? और ऑप्शन में है 7007, बी है 7070, सी है 7700, डी है 0। 27307 में 2 7 के स्थान, इसमें 2 7 है ना, एक साथ ही है, एक साथ ही है, कि स्थानीय मानों का योगफल, मैंने स्थानीय मान निकालना है फिर उनको जोड़ देना है। तो 27307, इस 7 का स्थानीय मान 7 ही होगा, क्योंकि इकाई स्थान पे, इकाई स्थान मतलब 1 से गुणा करेंगे साथ में, 7 × 1 = 7 हो गया। इसका स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि इसमें 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसमें 1000 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 7000। ठीक है, अब 7000 एक आया, एक 7 आया, कह रहा है योगफल, तो दोनों को जोड़ देंगे। 7000 + 7 यानी आ जाएगा ये 7007। आंसर कौन सा इसमें है? ये है, ये सही है। ठीक है, ये 2014 में आया था। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम हल कराऊंगा आपको। ठीक है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मैं दूंगा आपको, उसको हल करिएगा। चौथा देखिए, चौथा तो बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। पाई एक संख्या है, यही क्वेश्चन है बस। ये कई बार पूछा गया है, 2011 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, कई बार पूछा गया है कि पाई एक संख्या है। ऑप्शन में था पहला परिमेय, दूसरा था अपरिमेय, तीसरा था पूर्णांक, चौथा था अभाज्य। यही है, पाई एक संख्या है, कौन सी है? परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है कि अभाज्य है?
तो अभी मैंने बताया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या, ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि पाई का मान जो आज तक डिसाइड नहीं है, ये सीधे सीधे चला जाता है। जैसे जब आपको मैं डेसिमल एक्सपेंशन बताऊंगा, दशमलव प्रसार बताऊंगा, जिसमें शांत दशमलव अशांत दशमलव आता है, तो ये अशांत दशमलव में आता है। और अशांत दशमलव में भी जो न तो रिपीट करता है या न ही रुकता है दशमलव के बाद, बताऊंगा मैं, वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये पाई ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है, इसको दिमाग में आपको रखना है, भूलना नहीं है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको दिमाग में आप रखना। 5वां नंबर, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा, यही पूछ रहा है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल। अब अभाज्य संख्या मैंने बताया, प्राकृतिक संख्या में से ही हम लोग अभाज्य संख्या निकालते हैं। प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 डाटा इनफाइनाइट। अब इसी में से छांटना है। प्रथम 5 मतलब शुरुआत की ही 5 अभाज्य संख्या निकालना है, शुरू से ही। तो क्या एक अभाज्य संख्या है, एक नहीं होगा। मैंने बताया क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके 2 फैक्टर है ही नहीं। जिसके 2 फैक्टर हो, केवल 2 फैक्टर हो, वही अभाज्य संख्या होती है। 2 है, 2 है, क्योंकि 1 और 2 इसको होंगे। 3 भी है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है। तो 5 का रहा है, प्रथम 5 कैसे हुआ, 1 2 3 4, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ देना है, योगफल मतलब जोड़ देना है। तो 2 3 5, 5 5 10, 7 17, 17 10 27, 1 28। आंसर आ जाएगा आपका 28। ठीक है, ये 2013 में आया था, 2013 वाले यूपी टेट में आया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। कुछ क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, कम्युनिटी पे मैं डालूंगा। ठीक है, तो उसको आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ज़रूर करिएगा। 8-10 क्वेश्चन मैं दूंगा, उसको प्रैक्टिस करिएगा। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। ठीक है, अब कहीं कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, एकदम आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, एकदम बेझिझक, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं। कुछ भी आप पूछेंगे मैं बताऊंगा, क्योंकि हम लोगों के पास समय कम है और आपको और भी टॉपिक पढ़ने होंगे ना, जैसे विज्ञान है, तमाम चीज़ें आती हैं, केवल मैथ ही तो नहीं आता है। तो और भी पढ़नी है, तो इस पर भी ध्यान देना आप, क्योंकि ये अनिवार्य है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा, बोरिंग लगा तो लिख दीजिएगा कि बोरिंग लगा, समझ में आया कुछ तो लिखिएगा कि पॉजिटिव है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैं आपको 8-10 क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, उसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, खूब प्रैक्टिस करिएगा। अब प्रैक्टिस करने के बाद फिर जो भी फंसता है उसको आप पूछ ही सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपके आगे क्लास में, जिसमें हम लोग विभाज्यता के नियम और तमाम चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।